जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर 1 जो कंप्लीट हुआ है उसकी केस स्टडीज़ कुछ डिस्कस करेंगे हम, और स्टार्ट करेंगे हम केस स्टडीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है ये सीखना स्टार्ट करेंगे आज। फिर एज़ यूजुअल हमने प्लान किया हुआ है लाइव क्विज़ होगा आपका, और इसके अलावा अहम चीज़, चूँकि चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है तो अब हमारा चैप्टर 1 के बाद कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट होगा उसका टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, टेस्टिंग सिस्टम के ऊपर कुछ थोड़ी सी बात करनी है आज आपसे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्विज़, फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस लेक्चर में से वो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्विज़ के लिए तैयार हैं? स्टार्ट करें जी, चलिए। सिस्टम आपको पता है, लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया, आपने लिंक पे क्लिक करना है और हाँ जी ज्वाइन कर लेना उसको, और जब आपसे नाम पूछेगा तो आपने CRN अपना एंटर करना है। पहला क्वेश्चन जी, ये रहा पहला क्वेश्चन। Which of the following statement best describes limited assurance? Limited assurance कौन सी स्टेटमेंट? It provides high level of confidence. कौन सा? Moderate level of confidence, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है किस फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में। शाबाश, लगभग सब ने करेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रहा जी। Which of the following engagements typically require reasonable assurance? Review of cash flow forecast, इस पे तो लिमिटेड एश्योरेंस दी जाती है, फ्यूचर से रिलेटेड है ना। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हिस्टोरिकल है लेकिन रिव्यू है, इस पे भी लिमिटेड एश्योरेंस दी जाती है। ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस पे हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर जी। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने फोकस किया होगा हिस्टोरिकल पे, हालांकि इसके साथ साथ रिव्यू पे भी फोकस करना था। हिस्टोरिकल में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, रीजनेबल भी और लिमिटेड भी। रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जी। वाई कैन ऑडिटर्स नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस? क्या रीजन हो सकती है? बिकॉज ऑडिट आर कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट? नहीं, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। शाबाश, ये भी लगभग सबका ठीक है, गुड। इसका मतलब पढ़ के आए हैं। जी, ये छोटा सा ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि ऑडिट रिपोर्ट का कोई हिस्सा आपसे कहा जाए कि इसे एज इट इज लिख के दिखाओ। ऑडिट रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा अगर आपसे कहा जाए एज इट लिख के दिखाओ, तो इसे हम कहते हैं ये ड्राफ्टिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? ऑडिट रिपोर्ट को क्या उसका कुछ हिस्सा, पूरी रिपोर्ट तो नहीं एग्जाम में कभी लिखवाता, लेकिन उसका कभी कभी कुछ हिस्सा लिखवा लेता है। तो ये कह रहे हैं इसमें जो लिमिटेड एश्योरेंस एक्सप्रेस की जाती है किन अल्फाज के साथ की जाती है? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज, नेगेटिव है ना, ठीक है, तो नेगेटिव इसी में। बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट काज अस टू बिलीव। सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट लिमिटेशन, नहीं है जो। टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट ये तो है, इसको छोड़ देना है। आइटर्स पर्सनल जजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग प्रिपेयर्ड अंडर आईएफआरएस, ये नहीं है, ठीक है। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, बाकी तीनों, जजमेंट भी है, टाइम एंड कॉस्ट भी है, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल ये भी लिमिटेशन है। तो जो हमने ढूंढना था वो कौन सी ढूंढनी थी, जो कि नहीं है, तो वो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, जी रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में क्या फर्क है? रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड्स नेगेटिव कंक्लूजन, नहीं ये तो गलत हो गया, पहले ही गलत। बी रीजनेबल एश्योरेंस इन्वॉल्व्स ए फुल गारंटी, ये तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस है। सी रीजनेबल एश्योरेंस इज एक्सप्रेस्ड पॉजिटिवली व्हाइल लिमिटेड एश्योरेंस इज एक्सप्रेस्ड, ये डिफरेंस है, ए वाला डिफरेंस नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड्स ए नेगेटिव, रीजनेबल एश्योरेंस नेगेटिव कंक्लूजन थोड़ी देती है, रीजनेबल एश्योरेंस में तो पॉजिटिव या हाई लेवल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्यों ऑडिटर अमूमी तौर पे सारी ट्रांजैक्शंस टेस्ट नहीं करता? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से, ठीक है। वो अल्लाह ने कहा हुआ ना 4 महीने के अंदर हमने कंप्लीट करना है, तो साल का काम 4 महीने में करना पड़ता है, तो वो 100% तो नहीं हो सकता। हाँ, कोई बेतहाशा टीम आप ले आए, फिर मे भी रेयर केस में आप कर सकें, लेकिन अमूमी तौर पर नहीं किया जाता। बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 8, जी कौन सी रीजन है कि फ्रॉड डिटेक्ट करना चैलेंजिंग होता है? कम्प्लेक्स फ्रॉड इन्वॉल्विंग, देखें ऑडिटर के पास अथॉरिटी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एक्सेस कर, लीगल पावर नहीं है, लेकिन अथॉरिटी है। अथॉरिटी से मराद ये ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। रीजन है कम्प्लेक्स फ्रॉड, ठीक है, कि जो फ्रॉड मैनेजमेंट कर रही होगी और कोलुजन के जरिए से किए जा रहे होंगे, और एक और वर्ड हम बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्निक के जरिए से, ठीक है। जब क्विज एंड हो जाएगा ना, आपने इस पॉइंट को मुझे पूछना है कि सर इसको एक्सप्लेन कर दें कि कैसे सारे फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करवाने को कहना मैं भूल ना जाऊं, ठीक है। क्विज के एंड पे आपने मुझे, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, लाजमी पूछना है। तो नेक्स्ट बी ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, absolute assurance can be provided if auditors perform enough testing and verification। यानी अगर ऑडिटर को खुला टाइम दे दिया जाए, भैया ऐसा करो चाहे 2 साल ले लो, ठीक है, और लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करो। क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड फिर की जा सकती है? फिर भी नहीं की जा सकती। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ऑडिटर, नॉर्मली ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं करता, अगर ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक कर भी ले किसी केस में, क्या फिर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड की जा सकती? क्योंकि फिर भी बहुत सी अदर लिमिटेशंस है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट तो उस सूरत में भी होगी अगर आप 100% चेकिंग कर लें, डेप्रिसिएशन तो उस सूरत में भी होगी, ठीक है। और ये चीजें आप वेरीफाई कर नहीं सकते, चाहे आप इनको सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन कुछ ना कुछ प्रोसीजर परफॉर्म क्यों ना कर लें, उसके बावजूद भी 100% वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट,
ऑडिटर्स रिलाई ऑन परसुएसिव rather than conclusive evidence when providing assurance. True or false? True, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये भी आपने क्वेश्चन पूछना है अभी, ठीक है। वो कल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सवालों के जवाब दे रहा था, तो बच्चों ने कल के लेक्चर में से इस पॉइंट को पूछा हुआ था कि इसको एक्सप्लेन कर दें, तो ये आपने भी जब क्वेश्चंस आएंगे बारी तो पूछना है। चलिए आज की क्लास के टॉपर्स की तरफ चलते हैं। चलें भाई, हुसैन अहमद भाई का तो गया प्राइस। हुसैन अहमद, शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है? किधर? हाइब्रिड में है। शाबाश। उदय एक मिनट ठहरे। हुसैन भाई आपने क्या गलती किया बताइए जरा हमें। हुसैन भाई को माइक दीजिए। हुसैन भाई बताइए क्या गलती की है? हाँ CRNL, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। प्राइस दीजिए हुसैन भाई को, अभी आपको प्राइस शेयर कर दिया। सेकंड पोजीशन किन की है? शाबाश। थर्ड पोजीशन किन की है? शाबाश। फोर्थ पोजीशन किन की है? शाबाश। फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन। हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4 में कोई पोजीशन नहीं आई किसी की। हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4 में क्या पढ़ के नहीं आए? ये जरा रूम नंबर 4 में ये कैब वाले भाई जो हैं इनसे मेरी बात करवाइएगा। सॉरी, ये रूम नंबर 6 सॉरी, ये हमारे साथ ये रूम नंबर 6 है ना? हाँ जी, रूम नंबर 6 में कैब वाले भाई जी। भाईजान आपकी क्लास में कोई प्राइज नहीं आया, क्यों नहीं आया बताइए, क्या वजह है? बोले आप क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बने, क्यों प्राइज नहीं आया आपकी क्लास में? कोई क्या कह रहे भाई? चले कल आएगा इंशाल्लाह प्राइज, बताइए मेरे भाई। ऊंची बोले। हमारे जो टीम मेंबर बैठे हैं जरा, हाँ जी, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। चलिए ये था हमारा क्विज, इसको करते हैं हम एंड। अब चलते हैं, क्विज हो गया, अब आपके क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है आपके क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, 1 by 1 जी। नहीं, ये आगे चल के आएगा। एडवांस कंसेप्ट है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑडिटर अपनी सारी चेकिंग कर भी लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है उसमें कोई ऊंच नीचे रह जाए, कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह रहे, तो क्या होगा? ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन इनका ये है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में एक एस्टिमेट यूज होता है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनानी होती है, तो रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? एस्टिमेट भी मैनेजमेंट ही अप्लाई करती है। क्या ऑडिटर इस एस्टिमेट की जो वैल्यू मैनेजमेंट उसे बताएगी, उसे सिर्फ एज इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा, और उसे ट्रू एक्सेप्ट करके कैलकुलेशन चेक करेगा कि वो ये भी देखेगा कि ये रेजिडुअल वैल्यू ठीक है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं? इसका जवाब है वो ये भी देखेगा कि रेजिडुअल वैल्यू रीजनेबल है या नहीं है। रूल सुन लीजिए, ऑडिटर को कोई भी पर्सन जिंदगी में उसकी पैदाइश से लेके उसकी मौत तक कोई भी पर्सन कोई भी इंफॉर्मेशन देगा ना, कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो चाहे सिर्फ फिक्स एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू हो या चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से कि सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर दी कि नहीं, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, कोई भी बंदा कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, ऑडिटर बगैर वेरिफिकेशन के उस पे रिलाय नहीं करेगा, बगैर वेरिफिकेशन के उसे यूज नहीं करेगा। हमारे ऑडिटिंग का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, हमारे ऑडिट प्रोफेशन का सबसे बड़ा कंसेप्ट है क्या? कि कभी भी किसी की भी बात पे बगैर एविडेंस रिलाय नहीं करना।
क्या हमारे पूरे ऑडिट प्रोफेशन का सबसे बड़ा असूल क्या है? कभी भी किसी की भी बात पे बगैर एविडेंस, बगैर सबूत, बगैर चेकिंग किए एतबार नहीं करना, चाहे वो इंफॉर्मेशन देने वाला हमारा सगा भाई क्यों ना हो। प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपने कभी भी बगैर एविडेंस रिलाय नहीं, एतबार नहीं करना। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं, ये असूल जो है ना, इसको नाम देते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या नाम देते हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कि कभी भी किसी भी, अगर आप सारी जिंदगी धोखा से बचना चाहते हैं तो इसका असूल क्या? वो किसी ने पूछा ना भाई तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो उसने बताया शादी। तो दुनिया में धोखे की सबसे बड़ी वजह क्या है? ट्रस्ट। जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं फिर ही आपको धोखा मिलेगा ना। तो ये हमारा जो रूल है ना, ये बड़ा कीमती रूल है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये क्या कहता है? कभी किसी पे एतबार नहीं करना एविडेंस के बगैर, सबूत के बगैर। ये नहीं है कि एतबार ही नहीं करना कभी, नहीं, एतबार कर ले लेकिन सबूत के, रिलेशनशिप की बेस पे नहीं, किसी की पोजीशन की बेस पे नहीं एतबार करना। किस बेस पे एतबार करना है? एविडेंस की बेस पे। तो मेरे भाई, जो रेजिडुअल वैल्यू या कोई भी और इंफॉर्मेशन होगी, अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा तो ऑडिटर क्या उस पर एतबार कर लेगा? नहीं, एविडेंस पहले चेकिंग करेगा फिर उसके ऊपर एतबार। अच्छा, अब इसको कैसे चेक कर सकता है? अगला सवाल फिर ज़हन में ये आता है क्या? ये हम सीखेंगे, ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सीखेंगे, ये भी डिटेल में नहीं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा। और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश। जी बिल्कुल, अश्योरेंस में दोनों चीजें आ जाती हैं। यानी अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये कह रहा है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो वो इसके बारे में भी श्योर होता है, उसके पास सबूत होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। और अगर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये कह रहा है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो इसका भी उसके पास सबूत होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। दोनों सूरतों में उसके पास सबूत होगा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी, और कोई क्वेश्चन? अभी उनकी तरफ आता हूँ जी। और जी बारे में पूछिए। जी जी बिल्कुल, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा, गालबन चैप्टर 11 होता था, उसमें ऑडिट की बात भी करता था और रिव्यू की बात भी करता था। तो बिल्कुल वो यही कंसेप्ट था। ऑडिट में वहां पे सिर्फ ऑडिट और रिव्यू के लफ्ज इस्तेमाल करता था, इसके आगे बात रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस की बात नहीं करता था, क्योंकि वो तो लीगल लॉ का सब्जेक्ट था ना, उसने ऑडिट के डिटेल कंसेप्ट डिस्कस नहीं करने थे। तो यहाँ पे उससे मुराद वही है, यहाँ पे वो जो ऑडिट था, तो ऑडिट से मुराद रीजनेबल एश्योरेंस, यानी ज्यादा चेकिंग करनी है। और जो वो कहता था रिव्यू करवाना है हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वहां से यहाँ पे आपने ये सीख लिया कि रिव्यू से मुराद क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस, उसमें निस्बतन कम काम करते हैं हम। ठीक है जी। तो ये ऑडिट और रिव्यू के अल्फाज का मतलब एग्जैक्टली वही है जो कंपनी लॉ में यूज हुआ है, ठीक, या जो कंपनी लॉ में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज हुआ जी। हाइब्रिड क्लास में क्वेश्चन नहीं आ रहा, बताइए। हाइब्रिड क्लास में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछिए, ताकि पता चले आप लोग भी कुछ पढ़ के आए हैं, कुछ सोचते हैं। शाबाश। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में से क्वेश्चन पूछिए कोई, या रूम नंबर 6 में से। ये व्हाइट शर्ट में भाई बैठे हैं रूम नंबर 6 में। जी भाई पूछिए कोई क्वेश्चन। रूम नंबर 4 में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है? अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होता तो ऑडिट की नहीं, मैंने ये नहीं कहा ना 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 ना। क्या मैंने जी, बहन जी बात सुन लीजिए, एक क्लास में एक ही लेक्चर चले तो बेहतर है। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो ऑडिट की जरूरत नहीं रहती। मैंने ये नहीं कहा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग, मैंने बोला था अगर कभी इंटरनल कंट्रोल परफेक्ट होता ना, परफेक्ट, फिर शायद ऑडिट की जरूरत ना रहती, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल परफेक्ट होने का मतलब है कि वो एक रुपए की गलती भी पकड़ लेता।
लेकिन इंटरनल कंट्रोल कभी भी परफेक्ट, भाई वो भी इंसान कर, हम ऑडिटर है, हम भी इंसान, हमारा काम परफेक्ट नहीं है तो क्या मैनेजमेंट का काम परफेक्ट हो सकता है? नहीं, वो भी तो इंसान ही है, वो भी गलती कर सकते हैं। तो याद रखें, इंटरनल कंट्रोल वीक हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो मैनेजमेंट का सिस्टम है काम करने का तरीकाकार वीक हो सकता है, वो स्ट्रांग हो सकता है, वो परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वीक है तो हमारे ऑडिटर के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है? भाई वो तो मैनेजमेंट का सिस्टम है अपना, कैसे वो काम कर रहे हैं, अगर वो सिस्टम वीक है तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? हमारा काम बढ़ जाता है। और अगर वो स्ट्रांग है हमारा काम क्या होगा? कम हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर मैं फर्ज कीजिए किसी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं और वो स्टूडेंट बहुत ही उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, अब लेवल आईक्यू उसका ज्यादा है, मेरे काम के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल, मेरे लिए मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं शायद कम वक्त में उसको समझा सकूं चीजें। और अगर आईक्यू लेवल उसका कम होगा फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का, तो फिर क्या होगा? मुझे, मेरे ऊपर, उस्ताद के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? काम बढ़ जाएगा, मुझे ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करना पड़ेगी। तो इसी तरह सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है मैनेजमेंट का, लेकिन क्या वो ऑडिटर के वर्क को इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम याद रखें, वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता। शाबाश, अच्छा सवाल पूछा जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये जो 2 क्वेश्चन मैंने बोले थे आपने पूछने हैं वो पूछ। हाँ, आंसर एक, मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव, ये दोनों अहम है, खासतौर पे फ्रॉड वाला, तो मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, इसका मतलब क्या है? कंक्लूसिव हम उस चीज को कहते हैं जिसके बाद जरा भी शक शुबे की गुंजाइश ना रहे। कंक्लूसिव एविडेंस किसको कहते हैं? ऐसा एविडेंस जिसके बाद जरा भी शक शुबे की गुंजाइश ना रहे, यह है कंक्लूसिव। रीजन जो इसके बाद दूसरा परसुएसिव एविडेंस ऐसा होता है कि जो अमूमी तौर पे किसी चीज को साबित कर दे, थोड़ा बहुत चाहे फिर भी गलती की गुंजाइश हो। परसुएसिव में थोड़ा बहुत गलती की गुंजाइश फिर भी होगी, लेकिन अमूमी तौर पे वो एविडेंस किसी चीज को साबित कर देगा, इसे कहते हैं परसुएसिव। और एक तीसरी टर्म भी यूज होती है, आपकी बुक में नहीं, ओरिजिनल स्टैंडर्ड में यूज हुई है, वो है लेस देन परसुएसिव। यानी ये 3 लेवल है, सबसे ऊपर है कंक्लूसिव एविडेंस, फिर है परसुएसिव एविडेंस, और फिर है लेस देन परसुएसिव एविडेंस। कंक्लूसिव क्या है? जिसके बाद कोई भी शक शुबे की गुंजाइश ना हो, यानी 100% श्योरिटी हो जाए कि ये चीज ठीक है। और परसुएसिव क्या है? कि जिसमें ज्यादातर श्योरिटी तो हो जाए, थोड़ा बहुत चांस फिर भी हो गलती का, उसे कहते हैं परसुएसिव। जैसे 95%, 90%, 95% श्योरिटी हो जाए में। और लेस देन परसुएसिव क्या है? कि जिसमें अमूमी तौर पे तसल्ली नहीं होती, जैसे 10%, 20, 30, 40, 50% एश्योरेंस। ठीक है, ये 3 लेवल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मुझे बताइए, फर्ज कीजिए ये भाईजान आए हैं गाड़ी पे, मैंने इनसे पूछा, अब मैं ये देखना, चेक करना चाह रहा हूं क्या ये गाड़ी इन्हीं की है, मैं क्या वेरीफाई करना चाह रहा हूं क्या गाड़ी, मैंने इनसे पूछा भाईजान क्या गाड़ी जिसके ऊपर आप आए क्या आपकी गाड़ी है? उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी। ये भी एक एविडेंस है। ये क्या है? एविडेंस। ठीक है, क्या ये मेरे लिए तसल्ली होगी कि वाकई ये गाड़ी इनकी है? ये प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस मुझे मिला जरूर, कुछ ना कुछ मिला, लेकिन ऑडिट में इसे बोलते हैं ये बहुत ही वीक एविडेंस है, इसे बोलते हैं लेस देन परसुएसिव। इससे कोई रीजनेबल एश्योरेंस मुझे हासिल नहीं हो रही कि ये इसी का है, मेरी कोई तसल्ली नहीं हो रही। भाई ज़बानी कलामी तो झूठ भी बोल सकता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेस देन परसुएसिव। क्या मुझे इस बात पे एतबार करके रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि ये गाड़ी इन्हीं की है? नहीं, वो जिसको भी पता चलेगा कहेगा भाई वो कोई भी झूठ बोल सकता है। ठीक है, लेस देन परसुएसिव ये ऑडिट में एक्सेप्टेबल नहीं होता।
यानी सिर्फ आप यही प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट कंप्लीट कर लें तो आपको कहा जाएगा आपने ऑडिट ठीक नहीं, यह है लेस देन परसुएसिव। फिर इसको मैंने कहा नहीं भैया इससे एविडेंस तो मिल रहा है लेकिन वो थोड़ा सा मिल रहा है, मुझे ये थोड़ा सा एविडेंस नहीं चाहिए, मुझे तो 95% एविडेंस चाहिए ऑडिट में मुझे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। मैंने कहा अच्छा मुझे कोई और ऐसा प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए जिससे मेरा एश्योरेंस लेवल बढ़ जाए। मैंने कहा अच्छा अगर गाड़ी आपकी, आप सुनिए, गाड़ी आपकी है तो इस गाड़ी के कागज तो दिखाइए, रजिस्ट्रेशन बुक तो मुझे दिखाइए जिसमें इस गाड़ी का नंबर भी आ रहा था और उसके ऊपर आपका नाम भी आ रहा होगा। इन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन बुक दिखा दी। मुझे बताइए रजिस्ट्रेशन बुक मैंने देखी, उसमें गाड़ी का नंबर भी था, चेजिस नंबर वगैरह था, इन भाईजान का नाम था, मैंने ये चेक कर लिया इनके नाम पे ही थी। क्या अब अमूमी तौर पे मेरी तसल्ली हो जानी चाहिए कि गाड़ी वाकई इनकी है? अमूमी तौर पे हो जाती है, ऐसा ही है। ये एविडेंस कौन सा हुआ? परसुएसिव। इसने मुझे परसुएड कर दिया, इसने मुझे मुतमिन कर दिया, मेरा इत्मीनान हो गया। लेस देन परसुएसिव में मेरा इत्मीनान नहीं हुआ था इंक्वायरी में पूछ के। इसमें जब मैंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स देखे तो बताइए क्या एवरेज पर्सन पाकिस्तान में या दुनिया में उसको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक दिखाई जाए जो किसी बंदे के नाम पे हो, वो इस बात पे एतबार कर लेगा कि ये इसी की है? बिल्कुल करेगा। ये कौन सा एविडेंस है? लेकिन याद रखे इसमें भी गलती का चांस है, हो सकता है उसने जाली रजिस्ट्रेशन बुक बनवाई हो। भाई कई कंट्रीज में पासपोर्ट भी जाली बन जाते हैं, आईडी कार्ड भी जाली बन जाते हैं, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन बुक जाली नहीं बन सकती? ये भी तो बन सकती है। तो थोड़ा बहुत चांस ऑफ एरर अभी भी होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत चांस ऑफ एरर अभी भी है। अच्छा तो अब अगर मैं कहूं कि अच्छा मैं ऐसा करता हूं, जो मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है ना, मैं उसके रिकॉर्ड में जाके, गवर्नमेंट का ऑफिस है, उसके रिकॉर्ड में जाके चेक करता हूं कि वहां पे ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ताकि अगर इसने जो फेक रजिस्ट्रेशन बुक मुझे दिखाई है वो मुझे पता चल जाए। अब जो उस रिकॉर्ड में एंट्री हुई होगी ना, बताइए क्या वो 100% दुरुस्त नहीं होगी? उसको बिल्कुल ठीक माना जाएगा, उसमें तो फ्रॉड का चांस नहीं है ना, ठीक है। ये भाईजान उधर जाके चेंजेस तो नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। क्या कहते हैं? कंक्लूसिव। तो आपको 3 तरह का एविडेंस मैं आपको बताया था स्ट्रेंथ वाइज। एक होता है लेस देन परसुएसिव, एक होता है परसुएसिव, एक होता है कंक्लूसिव। अब अगर फर्क समझ आ गया तो ऑडिट में जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में, वो टेक्निकल बात है इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो लेस देन परसुएसिव एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। लेस देन परसुएसिव एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक्सेप्टेबल कौन सा एविडेंस है? परसुएसिव। और ज्यादातर एविडेंस हम ऑडिट में जो ऑब्टेन करते हैं वो कौन सा होता है? परसुएसिव। लेस देन परसुएसिव एक्सेप्टेबल नहीं, और कंक्लूसिव एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं। ऑडिट में कंक्लूसिव एविडेंस, भाई फर्क समझ रहे हैं? कंक्लूसिव रिक्वायर्ड नहीं, लेस देन परसुएसिव एक्सेप्ट, तो कौन से वाला है? परसुएसिव। जब कोई लेस देन परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन करके रिपोर्ट साइन कर देना, हम उसे कहते हैं भैया तुमने अंडर ऑडिटिंग की है। क्या कहते हैं? अंडर ऑडिटिंग का मतलब क्या है? जितना काम करना था उससे कम किया है। और जब कोई कंक्लूसिव एविडेंस, हर बात पे कंक्लूसिव एविडेंस की तरफ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? तुमने ओवर ऑडिटिंग की है, जरूरत से ज्यादा काम कर लिया है। अगर याद रखे हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी प्रोवाइड करना होती ना अगर, तो हमारा मोस्ट ऑफ द एविडेंस क्या होता भला? कंक्लूसिव होता। मोस्ट ऑफ द एविडेंस कंक्लूसिव होता। लेकिन हमने कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड करनी होती है? परसुएसिव, ये रीजनेबल। तो परसुएसिव एविडेंस के साथ लिख लें इज इक्वल टू रीजनेबल एश्योरेंस, कंक्लूसिव एविडेंस विल लीड टू एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्योंकि ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द एविडेंस क्या होता है? परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। तो कोई पूछे बाइंदा आपसे ये परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव का मतलब क्या है, तो आपने कहना है परसुएसिव का मतलब है रीजनेबल एश्योरेंस, कंक्लूसिव का मतलब है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और अगर कहे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल,
तो ये आपने गाड़ी वाली एग्जांपल फिट कर देनी है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? एक दूसरा भी बहुत अहम क्वेश्चन था, फ्रॉड वाला। हाँ, फ्रॉड वाला। ये हमारे ऑडिट के फंडामेंटल कंसेप्ट, तो उसमें मैं 10-15 मिनट लगाऊंगा, आपको कोई इतराज तो नहीं है? ये हमारा बुनियादी असूल है दुनिया में। असल में जब कभी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करके रिपोर्ट साइन कर देता है ना, अक्सर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अक्सर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि रिपोर्ट साइन होने के बाद कोई मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए, तो लोग ऑडिटर की तरफ उंगलियां उठाते हैं। वो कहते हैं चलो मैनेजमेंट ने तो जो एरर या फ्रॉड किया उसका तो कसूर है ही है, भैया आप क्या कर रहे थे, आपको इसी काम के लिए तो भेजा था, आपने क्यों नहीं एरर या फ्रॉड आइडेंटिफाई की? अच्छा याद रखिएगा, किताब में उसने क्या अच्छी मिसाल दी। उसने कहा जो ऑडिटर का काम होता है ना, ये होता है एक एम्पायर की तरह, क्रिकेट मैच होता है ना, उसमें एक एम्पायर की तरह। वो 100 सही फैसले करेगा ना एम्पायर, कोई नोट नहीं करेगा उसको। एक गलत फैसला कर देगा ना, हर बंदा नोट करेगा और क्रिटिसाइज करेगा। इसलिए हमारा प्रोफेशन जो होता है ना, ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का रिस्की होता है, इसमें एहतियात के साथ काम करना चाहिए। तो लोग ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपको कि ऑडिट के दौरान में आपने 100 मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके करेक्ट करवा दी थी, ये क्योंकि ये उनको पता ही नहीं चलेगा। सोच क्यों नहीं पता चलेगा? उनके सामने तो करेक्टेड रिफाइन वाली फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गई है। वो इस चीज पे आपको शाबाश नहीं देंगे आपने 100 मिस स्टेटमेंट ठीक करवा ली, वो इस चीज पे आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि एक मिस स्टेटमेंट जो रह गई वो क्यों रह गई, इस चीज पे क्रिटिक, ठीक है। तो अब हम फिर आगे से कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो देंगे। तो हमारे सीनियर्स ने ना हमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। वो पॉइंट्स कौन से? भला के जब कभी भी आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करें, उसके बाद मिस स्टेटमेंट आ जाए, कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, आपने अपने डिफेंस में क्या कहना है कि आप क्यों मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाए? आपने कहना है सर ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्या कहना है? ड्यू टू इनहेरेंट। पूरी प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी अगर आपका कोई काम ऐसा हो जिसमें कोई कसर रह जाए और आपके ऊपर उंगली उठाई जाए कि भैया आपने काम ठीक तरीके से क्यों नहीं किया, तो आपने क्या जवाब देना है? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। उस लिमिटेशन में एक लिमिटेशन है फ्रॉड, और भी लिमिटेशन है फ्रॉड। कि फ्रॉड क्यों डिटेक्ट ऑडिटर नहीं? हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना, एरर्स डिटेक्ट करना निस्बतन आसान है, फ्रॉड डिटेक्ट करना निस्बतन मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड जो होता है ना, वो जानबूझ के किया जाता है, केयरफुल प्लानिंग के जरिए किया जाता है। क्या किया जाता है? केयरफुल। हमारा ऑडिट में जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, जो चेकिंग, वो एक रीजनेबल लेवल तक करते हैं, एब्सोल्यूट लेवल तक नहीं करते। क्या करते हैं? रीजनेबल लेवल तक। अगर उस रीजनेबल लेवल में काम करते हुए एरर या फ्रॉड जो भी है वो हमारे सामने आ जाए, हम कहते हैं ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और अगर उस रीजनेबल लेवल तक काम करते हुए हमारे सामने एरर या फ्रॉड ना आए, तो फिर हम उसको फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो क्या हमारी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा फर्ज कीजिए, अब मुझे कोई पता नहीं है, मैं बस ऐसे ही हवाई बात कर रहा हूं, ये फसलें जो उगाते हैं, ये आलू की फसल उगाते हैं फॉर एग्जांपल, कोई खुदाई वगैरह करते हैं इसके लिए। हाँ, फर्ज कीजिए कि कोई किसान है और उसके कोई जमीन है, उसमें उसने आलू टमाटर उगाने हैं कोई। उसके लिए असूल ये है कि 5 फुट तक खुदाई करनी होती है, जो भी उसने खाद वगैरह देनी है उसके लिए 5 फुट तक उसने खुदाई करके मिट्टी को ऊपर नीचे करके खाद देनी है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, अचानक उसके खेतों में आ गई पुलिस, और पुलिस ने उसकी खुदाई शुरू की। 20 फुट पे जाके लाश बरामद हुई। 20 फुट पे जाके क्या बरामद हुआ? उन्होंने उस किसान को पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाईजान तुमने क्यों नहीं हमें आइडेंटिफाई करके दी ये लाश?
बताओ तुम अगर इसमें शामिल, तुमने क्यों नहीं आइडेंटिफाई करके दी? बताइए क्या वो किसान लाश आइडेंटिफाई करने का जिम्मेदार था या नहीं? क्यों नहीं जिम्मेदार था? उसके खेतों में है और उसने चेकिंग की, उसने खुदाई की है, खुदाई करना उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन खुदाई किस हद तक करना जिम्मेदारी थी? 5 फुट तक। अगर लाश 3 फुट पे दबी होती ना और वो आइडेंटिफाई ना कर पाता तो फिर हम कहते वो जिम्मेदार है। बात समझ आ रही है? मुझे बताइए किसान किस चीज का जिम्मेदार है? लाश बरामद करने का कि खुदाई करने का? खुदाई कर, क्योंकि उसका असल पर्पस लाश बरामद करना नहीं, असल पर्पस तो फसल तैयार करना है। वो खुदाई करने का जिम्मे, और खुदाई भी किस लेवल तक करनी है? 5 फुट तक, उससे ज्यादा नहीं करनी। लाश 20 फुट पे है, किसान जिम्मेदार नहीं। अगर लाश 3 फुट पे होती, किसान जिम्मेदार है। उसी तरह मुझे बताइए, अगर तो अब जिसने मर्डर किया है उसने बड़ी केयरफुल प्लानिंग के साथ किया होगा, उसने सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अप्लाई की होंगी, ठीक है, उसने तो जानबूझ के उसको डिटेल में जमीन के अंदर तक लाश दफनाई होगी, पकड़ा ना जाऊं। उसी तरह मुझे बताइए, ये जो मैनेजमेंट होगी कंपनी में, अगर इसने फ्रॉड किया है, हर मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं करती लेकिन कुछ करती है, जो फ्रॉड करती है, अगर उसने फ्रॉड किया है, क्या आपके ख्याल में वो लाश को 2 फुट 3 फुट पे दफनाएंगे? वो कितने फुट पे दफनाएंगे? वो 20 फुट पे जाके दफनाएंगे। एज ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हर एरर या फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, जो चाहे 3 फुट पे हो चाहे 20 फुट पे हो, कि उस एरर या फ्रॉड को डिटेक्ट करना है जो रीजनेबल चेकिंग में, यानी 5 फुट तक रीजनेबल चेकिंग फर्ज कीजिए है, रीजनेबल चेकिंग में आ जाए तो उसको डिटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर उससे आगे हो तो उसको डिटेक्ट करना जिम्मेदारी। एग्री करते हैं? आइंदा अगर आपको कोई ये पूछे कि क्या ऑडिटर हर एरर या फ्रॉड डिटेक्ट करने का जिम्मेदार है, आपने जवाब देना है नहीं। ऑडिटर सिर्फ उन्हीं एरर का और फ्रॉड को डिटेक्ट करने का जिम्मेदार है जो रीजनेबल एश्योरेंस में कवर होते हों, जो रीजनेबल एश्योरेंस में उसके सामने आ जाए, उनको डिटेक्ट करने का जिम्मेदार है, बाकी को डिटेक्ट करने का जिम्मेदार नहीं है। भाई ऐसा ही है ना? लाजमी तो नहीं है कि जिसके भी प्रॉपर्टी में कोई इस तरह की वारदात होती है वो भी मिला होता है। वो कभी मिला होगा, कभी नहीं मिला होगा। कैसे पता चलेगा? देखा जाएगा कि भैया क्या नॉर्मल हालात में उसको पता चल जाता है इस चीज का। ठीक है, तो ये 3 फुट और 20 फुट वाली बात ध्यान में रखनी है। 5 फुट रीजनेबल लेवल है, 5 फुट के अंदर अंदर जो भी वकूए सामने आएंगे वो डिटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये रीजनेबल लेवल है। और उसके बाद जो चीज रीजनेबल एश्योरेंस से आइडेंटिफाई नहीं होती वो हमारी जिम्मेदारी। क्लियर होगी ये बात? इसीलिए खास तौर पे कहा जाता है कि जो फ्रॉड है ना वो ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाता। हाँ, कभी कभी कर भी पाएगा, कभी कभी कर भी पाएगा। ठीक है, अब फर्ज कीजिए अगर वो किसान सुबह गया, उसने कहा आज कोई स्मेल सी आ रही है, ये लाल लाल रंग है, कोई इधर ये पता नहीं क्या है, ये किसी के जूते गिरे हुए हैं, ये इसको बोलते हैं रिस्क। अगर तो कोई इस तरह की चीजें सामने आए ना तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कभी कभी पकड़ भी लेते हैं फ्रॉड। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड नहीं, अगर फ्रॉड करने वाला थोड़ा नादान हो, कच्चा हो, ठीक है, तो फिर हम ऑडिटर उसका फ्रॉड। लेकिन अगर फ्रॉड करने वाला सीनियर हो, बड़े प्लानिंग एक्सपीरियंस के साथ करे, तो फिर हम एज ऑडिटर वो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या हमारी जिम्मेदारी होगी? नहीं होगी। तो ये सारी डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि क्या सवाल, क्या ऑडिटर हर एरर या फ्रॉड डिटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल है? सवाल, हाँ शाबाश। इसका जवाब क्या है? नहीं। लेकिन एक कंप्लीट जवाब नहीं, आगे मजीद चलना है। ऑडिटर उन एरर या फ्रॉड को डिटेक्ट करने का जिम्मेदार है जो रीजनेबल एश्योरेंस में आते हों। जो रीजनेबल एश्योरेंस में नहीं आते, यानी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से किए गए हैं, वो ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्या ये बात समझ आती है आपको? ये थी लिमिटेशन। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, ये तो हो गए हमारे। अच्छा, अब कुछ चीजें, आज मैंने नया चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं करवा रहा, बल्कि कुछ अहम चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। पास्ट पेपर्स भी हैं, पास्ट पेपर्स को ही डिस्कस करते हुए केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अब
एक चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कुछ हम प्रीमियम रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। प्रीमियम रिसोर्सेज हम कहते किसको है? अमूमी तौर पे प्रीमियम रिसोर्सेज हम ऐसी चीजों को कहते हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, यानी जो दूसरी आइडिया बेसिकली यह है कि दूसरी जगह पे अवेलेबल ना हो। लेकिन याद रखिएगा, अच्छी चीज कोई भी होती है ना तो उसको अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं होता। तो किसी भी प्रोफेशन में, दुनिया के किसी भी, सिर्फ हमारे टीचिंग प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में ऐसा होता है कि कोई एक कंपनी ने अगर कोई एक प्रोजेक्ट, कोई प्रोडक्ट, कोई फीचर ऐसा ऐड कर दिया जो अच्छा है, तो दूसरे लोग भी उसको बाय द पैसेज ऑफ टाइम अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा चैट जीपीटी जब आया 2-2.5 साल पहले, तो सबसे पहले ओपन एआई ने, तो उसके शेयर, जो उसकी जो रेपुटेशन थी वो आसमानों को छूने लगी। लेकिन फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम दूसरे लोगों ने, दूसरे एलएलएम भी आ गए, चाइना भी आ गया, दूसरे भी आ गए। तो ये एक नेचर होता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो बाय द, और ये अच्छी बात भी होती है, इससे ओवरऑल इंप्रूवमेंट होती है। तो फॉर द टाइम बिंग एज ऑन टुडे कुछ रिसोर्सेज हमारे ऐसे हैं जो शायद आपको किसी और जगह ना मिले, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में मिल भी जाए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारे जितने भी प्रीमियम रिसोर्सेज हैं, आगे भी कुछ मजीद ऐड करने हैं, कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम, कुछ आगे शेयर करेंगे। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे ख्याल में सबसे अहम प्रीमियम रिसोर्स है और इसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हालांकि रात को जब व्हाट्सएप ग्रुप के सवालों के जवाब देने बैठे ना, उसमें भी टाइम लगता है, वो भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में जिसके ऊपर मेरी एफर्ट और टाइम लगता है और जो मेरे ख्याल में मोस्ट यूजफुल जितने भी रिसोर्सेज में है, वो है आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो क्या है? वो है आप लोगों की टेस्टिंग। अब आप कहेंगे सर टेस्टिंग तो हर जगह पे अवेलेबल है, ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये आपका कोई प्रीमियम? ये तो स्टैंडर्ड रिसोर्स है, ये प्रीमियम रिसोर्स नहीं है। ऐसा है ना, टेस्टिंग होती है और हर जगह पे होती है और अच्छी टेस्टिंग होती है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत, अच्छी टेस्टिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये प्रीमियम क्यों है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। और ये इसके ऊपर 15 मिनट में लगाऊंगा लगभग। मकसद यही है आपको एहसास हो जाए कि इसके पीछे हम मेहनत कितनी करते हैं, और मकसद ये नहीं है कि इसके बाद आप हमें शाबाश दें, नहीं। मकसद क्या है कि आप फिर इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करें, आप इस सिस्टम से फायदा उठाएं, ठीक है। क्योंकि मेहनत का फायदा अगर दूसरे लोगों को हो, फिर वो जो मेहनत करने वाला है ना, उसमें अप्रिशिएशन, वो कहता है अच्छा मैं मजीद मेहनत करता हूं, ठीक है, उसे लगता है हाँ दूसरों को फायदा मिल रहा है। तो मकसद ये है, अगर आपको लगे ये सिस्टम अच्छा है तो आपने इसमें फिर पार्टिसिपेशन करनी है और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपके साथ सिस्टम शेयर करता हूं। अच्छा, अमूमी तौर पे मुझे बताइए, अमूमी तौर पे जनरली आप जब फर्ज कीजिए कॉलेज में थे, आपके टेस्ट होते थे, चेक होके वापस भी मिलते होंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई अगर थ्योरेटिकल टेस्ट सब्जेक्ट था, जैसे कौन सा था कॉलेज में, बायो था, उसमें आपको मार्क्स मिलते थे, पूरे पेपर के इकट्ठे मार्क्स मिलते थे कि हर क्वेश्चन के अलग अलग? हर क्वेश्चन के, बिल्कुल शाबाश, अलग अलग भी मिलते थे, इकट्ठे भी मिलते थे, बेहतरीन। क्या आपको श्योरिटी है कि आपके पेपर का जो आप लिखते थे एक एक लफ्ज पढ़ा जाता है? नहीं, नहीं पढ़ा जाता था। एक एक आपको कैसे पता चलता था? हो सकता है वो पढ़ रहा हो, वो बंदा जिसने पेपर दिया, आपको इतना टाइम ही नहीं होता। शाबाश, टाइम, सही कह रहे हैं, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। टाइम भी नहीं होता और टाइम हो भी सकता है अगर तनख्वाह अच्छी हो ना, लेकिन कॉस्ट भी लिमिटेशन रखनी है ना। अब आपसे ये कहा जाए भैया ये आपका एक एक लफ्ज पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो वो जाहिर है वो जिसको ये टास्क देंगे वो कहेगा सर मेरा टाइम ज्यादा लगेगा तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ाए। तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन है, ठीक है। पढ़ा जाना चाहिए कि नहीं? एक एक लफ्ज पढ़ा जाना। अगर आपने किसी एक लाइन पे 100 लाइनें लिखी हैं, आपने एक लाइन में भी गलती की है, क्या अमूमी तौर पे टेस्टिंग सिस्टम में
एक लाइन में जहां आपने गलती की है उसका कोई एक लफ्ज अमूमी तौर पे एक एक लफ्ज पढ़ के एरर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि मोटी मोटी गलती बता दी जाती है? एक एक लफ्ज चेक नहीं होता। अच्छा अब आगे चले। अमूमी तौर पे जब मैं स्टूडेंट था कॉलेज का तो हमें टेस्ट मिलते थे, वो भी इसी तरह चेक होते थे, मार्क्स भी मिलते थे। वो अमूमी तौर पे स्टैंडर्डाइज्ड मार्क्स होते थे। 15 में से जितना मर्जी अच्छा कर लें 11 नंबर। अच्छा मुझे बताइए, अगर मेरे 15 में से 11 या 12 नंबर आए हैं, 11 नंबर आए हैं फर्ज करें, मेरा फोकस 11 नंबर हैं जो मैंने हासिल कर लिए हैं कि वो 4 नंबर हैं जो हासिल नहीं किए? 4 नंबर है जो हासिल नहीं किए। वो फोकस इंप्रूवमेंट के लिए तो वही है ना, इंप्रूवमेंट के लिए वीकनेस के ऊपर फोकस करना है, ना कि स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ तो है हमारे पास ऑलरेडी। अच्छा उसके ऊपर क्या, जब कॉलेज में आप थे या किसी और टेस्टिंग सिस्टम में आपके जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ये तो बता दिया आपके मार्क्स 4 नंबर डिडक्ट हुए, वो मार्क किस किस वजह से डिडक्ट हुए? क्या ये बताया जाता है कि आपके क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग थी इसका आधा नंबर डिडक्ट हुआ, ये चीज मिसिंग थी इसका 1 नंबर डिडक्ट हुआ, ये चीज मिसिंग थी इसका फॉर एग्जांपल 0.25 मार्क डिडक्ट हुआ? क्या ये बताया जाता है? अमूमी तौर पे मेजर मिस्टेक बता दी जाती है बिल्कुल कि ओवरऑल। क्या ये एक एक नंबर जो डिडक्ट हुआ है, आधा आधा नंबर जो डिडक्ट हुआ है, ये आधे आधे नंबर की जाके रीजनिंग बताई जाती है? अमूमी तौर पे नहीं। ओके, कभी कभार बड़ी बड़ी मोटी मोटी बता दी जाती है, डिटेल लेवल पे अमूमी तौर पे नहीं बताई। अच्छा ओके। तीसरी चीज, अगर फर्ज करें कोई ये बता भी दे कि आपने ये गलती की है, क्या आपको आगे करेक्शन बताई जाती है कि आपने ये चीज लिखी है, फिर लिख के बताया जाए इसको अगर आप ऐसे लिखते ना तो फिर आपके मार्क्स पूरे होते? क्या अमूमी तौर पे टेस्ट में ये बताया जाता है? अमूमी तौर पे नहीं। ठीक है, हमने ये कोशिश की है कि ये सारी चीजें करें। आज से 1 साल पहले तक ये पॉसिबल नहीं था। आपको पॉसिबल नहीं था। कैसे पॉसिबल होता है एक एक स्टूडेंट का टेस्ट चेक करने? अब पता क्या, ये वाला सिस्टम मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं ना, इसमें बच्चे का टेस्ट होता है 6 सफों का, और जो उसकी फीडबैक रिपोर्ट बनती है वो 10 सफों की बन जाती है। यानी आप टेस्ट करने में शायद 1 घंटा लगाएंगे, लेकिन अगर मैनुअली चेक करना होता ना पुराने सिस्टम में साल पहले एआई के आने से पहले, तो शायद उस बंदे को एक टेस्ट चेक करने में पूरा दिन लग जाता, और ये इस लेवल का फीडबैक बनाने में पूरा दिन लग जाता। वो पॉसिबल ही नहीं था, नहीं होता था। कोई भी, मेरी अंडरस्टैंडिंग वाला कोई भी नहीं करता था, मैं भी नहीं करता था। लेकिन एआई के आने के बाद उसने बहुत से फील्ड को चेंज किया है और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल हम अपने टीचिंग प्रोफेशन पे भी अप्लाई करके देखते हैं। तो पिछली 2 अटेम्प्ट्स में हमने इसको अप्लाई किया है, एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया। पिछला सेशन एक, उससे पिछला सेशन, जो पहला सेशन था ना, उसमें जो एआई के मॉडल थे वो बेसिक लेवल के थे, तो उसमें 50% के करीब समझ लीजिए इम्प्रूवमेंट आई जरूर, लेकिन वो फिर उसमें कुछ एरर भी थे। फिर आपको पता है जैसे जैसे एआई में डेवलपमेंट आना शुरू हो गए, नए से नए मॉडल आ रहे हैं ना। पहले जीपीटी का 3.5 मॉडल होता था, फिर 4, फिर 4o, अब 4.5 भी है, फिर वो रीजनिंग मॉडल आ गए हैं, फिर उसके अलावा और भी दूसरे। तो जैसे जैसे इंप्रूव हो रहा है वैसे वैसे हम उस इंप्रूवमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के साथ। ठीक है, तो पिछले सेशन में 2 सेशन पहले भी हमने किया, प्रीवियस सेशन में भी किया, और अब भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट इसमें, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं पिछले सेशन वाला जो प्रीवियसली फीडबैक दिया ना हमने। ये अब चूंकि उसके बाद भी मजीद डेवलपमेंट्स हुई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो आपको फीडबैक मिलेगा वो इससे ज्यादा बेहतर एक्यूरेट होगा। ठीक है, अभी भी ये प्रीवियस सेशन वाला, आप प्रीवियस सेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम इस स्टैंडर्ड का इस बेंचमार्क का फीडबैक तो आपको मिलेगा। ये क्या है सुनिए, ये एक बच्चे का फीडबैक है। सबसे पहले तो देखें इसके टोटल पेजेस कितने हैं। ये लगभग 16 के करीब पेजेस है। ठीक है, 16 के करीब पेजेस हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर भी,
टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे फीडबैक उतना बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसमें 14 सबसे पहले देखिए उसने मार्क्स दिए हैं, टोटल मार्क्स, और हर क्वेश्चन के भी मार्क्स हैं। ठीक है, आपको इसमें पता, इससे फायदा क्या होगा, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा यार मेरा कौन कौन सा क्वेश्चन वीक है। जैसे इस बच्चे का फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 इसमें परफॉर्मेंस वीक थी, क्वेश्चन 3 में परफॉर्मेंस वीक थी, वो देखेगा ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, मैं उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा मेहनत करूं, इसका ये फायदा होगा। अच्छा, एक ये, फिर इसके बाद इंडिविजुअल क्वेश्चंस के ऊपर फीडबैक दिया जा रहा है। पहले ओवरऑल समरी मिली, फिर इंडिविजुअल क्वेश्चंस के ऊपर फीडबैक मिला। क्वेश्चन नंबर 1 टोटल मार्क्स इतने थे, क्वेश्चन ये वाला था, अब नीचे इसकी इवैल्यूएशन आ रही है, इवैल्यूएशन। ठीक है, ये सारी इसकी इवैल्यूएशन है कि भैया वो कह रहा है स्टूडेंट ने पार्ट बी अटेम्प्ट ही नहीं किया, जो है उसका जो पार्ट था, एक पार्ट उसने अटेम्प्ट किया, एक पार्ट उसने अटेम्प्ट नहीं किया, उसके ये मार्क्स। फिर इसके बाद क्वेश्चन 2 उसमें वैल्यूएशन, पार्ट्स, पार्ट ए में कितने मार्क्स, पार्ट बी में कितने मार्क्स थे। ये टेबल आपके लिए अहम है। ये क्या है बेसिकली, ये उस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, इसके मार्क्स, इसमें ये 4 कंसेप्ट टेस्ट किए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने कंसेप्ट हमने डाले थे, 4। इसमें इस पर्सन ने पहला कंसेप्ट ये था, इसमें बच्चे ने इस कंसेप्ट में ये परफॉर्म किया है, कहीं पे कह रहा है करेक्ट है, कहीं पे कह रहा है उसने सिर्फ एक चीज को इंडिकेट किया दूसरी को नहीं किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ रहे हैं। उसने एक क्वेश्चन के अंदर जितने पार्ट्स थे, हर पार्ट को अलग अलग बताया और फिर उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन किया कि इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में, क्वेश्चन में ये वाला जो हिस्सा था कंसेप्ट, इसमें टोटल मार्क्स कितने थे, बच्चे ने कितने नंबर हासिल किए, और उस बच्चे की परफॉर्मेंस उस एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट है उसके ऊपर क्या रही। ठीक है, ये वो परफॉर्म। और फिर इसमें आपको आपके एक क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर जो एक कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन के अंदर एक ही कंसेप्ट नहीं होता, क्वेश्चन नंबर, अगर एक 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें 4 या 5 कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे इनहेरेंट लिमिटेशन है, वो 4 नंबर वाला क्वेश्चन था ना, उसके अंदर कोई एक लिमिटेशन नहीं 4 थी, तो वो हर लिमिटेशन को अलग अलग यहाँ पे लिखेगा और बताएगा इस लिमिटेशन को बच्चे ने ठीक लिखा है, इसको ठीक नहीं लिखा। और फिर इसके बाद ये समझ आ गया आपको, ये आपको एक एक आपके जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना आपने एग्जैक्टली, ये उसको चेक कर रहा है। फिर इसके बाद सिर्फ कमेंट नहीं कर रहा, सजेशन भी दे रहा है। अगली चीज क्या है, सजेशन। सजेशन में लिखा जाएगा स्टूडेंट ने सेंटेंस क्या लिखा एज इट इज, और स्टूडेंट को लिखना क्या चाहिए था, प्रपोज्ड अमेंडमेंट। ठीक है, इसी तरह आगे चले। क्वेश्चन 2 है, वो बता रहा है क्वेश्चन 2 में क्या क्या कंसेप्ट टेस्ट किए, बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया, और फिर उसके बाद उसकी सजेशन। स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या लिखा, ये स्टूडेंट की स्टेटमेंट है। ये आपको ना आपके जो आंसर शीट में आपने लिखा होगा ना, यहाँ पे वो आपको नजर आएगा। और यहाँ पे क्या नजर आएगा कि इस लाइन, ये जो आपने बच्चे ने लाइन लिखी है ना सेंटेंस, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कमेंट। उसने कहा कंसेप्ट तो आपका ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, ये अमेंडमेंट की सजेशन दे दी, ये तरीकाकार लिख के। यानी ऊपर परफॉर्मेंस आपकी इवैल्यूएट हो गई, नीचे आपकी ड्राफ्टिंग को इंप्रूवमेंट करने के, आपकी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कैसे करना है, वो उसने गाइडेंस दे दी। क्लियर, सिस्टम समझ आ गया। इस तरीके से हर क्वेश्चन का आपको अलग अलग फीडबैक मिलेगा, हर क्वेश्चन के हर पार्ट का अलग अलग फीडबैक मिलेगा, और एंड में एक ओवरऑल सजेशन भी होगी। ये सारे क्वेश्चंस हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन 14 तक थे, हाँ 14 हो गया। एंड में ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कि इस बच्चे के जिसने ये पेपर किया, इसमें ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट्स ये थे, ये उसको शाबाश दे रहा है, स्ट्रेंथ। एरियाज टू इंप्रूव ये हैं कि इस बच्चे को इन सजेशंस के ऊपर अमल करना चाहिए। ठीक है, ये उसने आगे एरियाज टू इंप्रूव दे दिए, कहां कहां पे प्लस है, कहां कहां माइनस है,
ओवरऑल एक तो है हर क्वेश्चन का अलग अलग उसने ऊपर बताया है, अब ये ओवरऑल पूरे पेपर का है, और एंड पे आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसने कुछ सजेशंस दिए हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद एक अहम चीज, क्या आपको पता है आपकी एग्जाम जो परफॉर्मेंस होती है खासतौर पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, उसमें आपकी राइटिंग स्पीड भी अहम है। आपको अक्सर फील हुआ सर करते हैं ना, एंड में आखिरी क्वेश्चन एक रह जाता है और टाइम कम रह जाता है, इसकी असल रीजन क्या होती है वाला कभी सोचा? प्रॉब्लम तो ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, आखिरी सवाल, क्या आपकी राइटिंग स्पीड जितनी लो होगी आखिरी 10 मिनट में उतने ज्यादा नंबर का पेपर रहता होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये रियलाइज करने की कोशिश की आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है? कितने स्टूडेंट्स को पता है कि उनकी राइटिंग स्पीड क्या है इस वक्त? ये देखिए एक स्टूडेंट है सिर्फ। ठीक है, हालांकि क्या आप खुद बताइए, क्या थ्योरेटिकल पेपर को अटेम्प्ट करते हुए राइटिंग स्पीड एक अहम फैक्टर नहीं है? आपको पता होना चाहिए, क्यों नहीं पता आपको आज तक? अब हमने आपकी राइटिंग स्पीड भी अगर मैनुअली सिस्टम होता ना, ए वाला सिस्टम ना होता, हम कभी आपकी राइटिंग स्पीड आप खुद नहीं अपनी 15 साल 16 साल जितने साल पढ़ते कैलकुलेट कर सके, हमने क्या करके देनी थी? हमारे लिए भी एक एक लफ्ज हम काउंट नहीं कर सकते थे, लेकिन एआई काउंट कर सकता है, वरना एआई किस चीज का? तो हम हर टेस्ट में आपको आपकी राइटिंग स्पीड भी बताएंगे, आपने एक नजर रखनी है उसके ऊपर कि मेरी राइटिंग स्पीड आइडियली क्या होनी चाहिए? आइडियली होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मार्क, पर मिनट नहीं बोल रहा, पर 30 वर्ड्स पर मार्क ये आपका टारगेट होना चाहिए राइटिंग स्पीड मैनुअल। ठीक है, अब हर टेस्ट में आपको बताया, आपने उसके ऊपर नजर रखनी है, अगर तो उससे कम है तो फिर आपने उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। जैसे इस बच्चे की राइटिंग स्पीड क्या है? तकरीबन 20 वर्ड्स पर मार्क, 20 वर्ड्स के साथ है, हालांकि इसे कहां पे इसका बेंचमार्क क्या रखना चाहिए? 30 वर्ड्स। ठीक है, फिर इसके बाद कोई कोड छोड़ा जनरल, ये बाकी, ये अंदाजा आपको हो गया। लेकिन याद रखें ये सिस्टम है एआई ये हाइब्रिड है, इसमें एआई का यूज भी किया गया है और इसमें ह्यूमन एलिमेंट भी है। ये नहीं है कि सारा काम एआई करता है, एआई को चलाने के लिए भी लोग हैं, और फिर एआई का जो भी आउटपुट होता है ना उसको रिव्यू भी करना होता है। एआई का असूल है, याद रखें, दुनिया में एआई का असूल है, आप कोई भी काम एआई से लेंगे ना उसके बाद उसका ह्यूमन रिव्यू करना लाजमी है। इवन चैट जीपीटी भी आप यूज करें ना तो नीचे लिखा होता है कि भैया एरर हो सकते हैं, इसको रीचेक कर लीजिएगा, तो फिर इसको रीचेक भी किया जाता है। ठीक है, रिव्यू किया जाता है। ऊपर कहीं पे शायद आपको ये लिखा भी नजर आएगा कि रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ, कोई लिखा होता है ऊपर कहीं, ये रिव्यूड। ठीक है, तो लेकिन इस सिस्टम, याद रखे आईटी का एक और रूल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये कभी आपने सुना है? गार्बेज इन यानी इनपुट जैसा होगा ना आउटपुट भी वैसा होगा। तो ये सिस्टम अच्छा है। अच्छा सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। नंबर 1, कॉलेज के पास अच्छा सिस्टम हो, इक्विपमेंट हो, रिसोर्सेज हो। नंबर 2, आप लोग जो हमें इनपुट देना वो अच्छा हो। अब वो कैसे अच्छा हो ये सुन लें। मुझे ये बताइए, आपके सामने मैं एक बच्चे का स्क्रिप्ट रख रहा हूं, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, असल में भी ऐसा होता है। ये स्क्रिप्ट है, ये ना समझिएगा हमने ब्लर किया है, हमने ब्लर नहीं किया, ब्लर हुआ है, हमने नहीं किया, ये स्टूडेंट ने ऐसा भेजा है हमें। क्या आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ? मैं इसको मजीद बड़ा करता हूं, शायद फिर पढ़ लें, मजीद बड़ा कर देते हैं। ये ले, क्वेश्चन नंबर लग रहा है 5 है, बस पढ़ सकते हैं। अच्छा, सम टाइम एआई इस राइटिंग को भी पढ़ लेता है, सम टाइम्स, लेकिन अक्सर उसकी भी बस हो जाती है। वो कहता है ये राइटिंग में और नहीं पढ़ी जा सकती, ये तो मेरा ख्याल है ये नहीं आप बता सकते लैंग्वेज कौन सी है। ये बच्चे ने लिखा ठीक होगा, बच्चे ने किया क्या, जब हमारा सिस्टम है, अब चूंकि हम वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ चले गए हैं, तो बच्चे ने पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमें शेयर करना होता है। बच्चे ने जिस वक्त बटन दबाया ना पीडीएफ, उस वक्त आपको पता है जरा सा हिल जाए कैमरा वगैरह, शेड बाजू का ऐसा होता है, वो फिर ब्लर हो जाता है।
ऐसी सिचुएशन में थोड़ी सी अगर बच्चा एहतियात कर लेना, क्या दोबारा पिक्चर ले ले, तो उसका भी और हमारा भी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जल्दी जल्दी में उसने कहा नहीं नहीं ये मैं फटाफट कर लूँ, खुद ही पढ़ लेंगे सर मैं ऐसे, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर यहाँ पे एआई क्या कहता है, एआई कहता है भैया मैं स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सकता। फिर हमारा जो ह्यूमन एलिमेंट लेवल पे बंदा बैठा होता है ना, वो देखता है कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ। अगर वो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के पढ़ सकता हो तो वो चेक कर ले, अगर वो भी ना पढ़ सकता हो तो वो क्या नंबर क्या लगाएगा, बच्चा फिर पता है क्या कहता है, बच्चा कहता है सर आपका सिस्टम फारिग है, फेल है, फेल है सिस्टम। हम कहते हैं अच्छा भाई क्या है, सर मैंने क्वेश्चन किया हुआ था उसने 0 नंबर लगाए हुए हैं, मैंने क्वेश्चन किया था उसने 0, और बच्चा भी सही है, ये नहीं कि बच्चे हल है, लेकिन असल प्रॉब्लम समझ रहे क्या, उसको खुद नहीं एहसास कि मैंने पेपर अपलोड करते हुए क्या गलती की है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ सजेशन, अगर आप समझते हैं कि ये सिस्टम अच्छा है, आपको कोई बेनिफिट देगा, तो इससे अच्छे तरीके से बेनिफिट उठाने के लिए, ताकि आपका काम भी आसान हो और हमारा काम भी आसान हो। वरना बाज़ औक़ात ऐसा था एक पेपर की चेकिंग में बाज़ औक़ात ना 2-2 घंटे लग जाते हैं, पेपर डिले हो जाते हैं। प्रीवियस सेशन में कुछ प्रॉब्लम आई हमें, वो पेपर जब ये पेपर नहीं ना होता फिर हम टीए को कहते हैं भैया रात को बैठ जाओ, इस तरह के सारे पेपर अब तुमने मैन्युअली चेक करना है, या बच्चे को कॉन्टैक्ट करो व्हाट्सएप के ऊपर, उससे दोबारा मंगवाओ और फिर वो चेक करो, उसके ऊपर टाइम लगता है तो मार्किंग डिले हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो अब आपने क्या चीजें फॉलो करनी है, सुन लें। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। ऑनलाइन वाले तो अपलोड करते हैं एलएमएस के ऊपर, आप लोगों का भी फिजिकल स्टूडेंट्स का भी एलएमएस का अकाउंट बनेगा, उसमें वीडियो लेक्चर्स तो नहीं होंगे लेकिन आपके दूसरे रिसोर्सेज सारे होंगे, ठीक है। आपने टेस्ट भी ऑनलाइन सबमिट करवाना होगा और ऑनलाइन ही आपको चेक होके वापस मिलेगा। अब उसके लिए कुछ सजेशन मैं आपको बता रहा हूं, खास तौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए और आप लोगों के लिए भी, आपने उनको फॉलो करना है। नंबर 1, जब कभी आप टेस्ट देंगे ऑनलाइन वाले तो घर बैठ के टेस्ट देते हैं, आप लोग घर बैठ के भी टेस्ट दे सकते हैं और टीए रूम में भी टेस्ट दे सकते हैं। फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट का एक ही दिन है जो मुकर्रर है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को टेस्ट होगा, बस उसके बाद आप सबमिट नहीं करवा सकेंगे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कभी भी टेस्ट सबमिट करवा सकते हैं सेशन एंड होने से पहले पहले, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को बड़ा होता है, वो सेशन एंड की डेट है 30 जुलाई, उससे पहले पहले कभी भी अपलोड कर सकते हैं। अब सुन लीजिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी और आपने जो टेस्ट अटेम्प्ट, अगर तो कॉलेज में बैठ के टेस्ट देते हैं ना आप हमारे टेस्ट रूम में, तो आपको कॉलेज की तरफ से स्टैंडर्डाइज पेजेस मिलेंगे। अगर आप घर बैठ के टेस्ट देते हैं या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स घर बैठ के सारे टेस्ट दे रहे होंगे, पहली चीज आपने जो पेज यूज करना है वो स्टैंडर्डाइज्ड किस्म, इजाजत है भाई, शुक्र। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, छोटे होते हैं मुर्दू बाजार जाके पेजेस लेके आते थे टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, ये स्टैंडर्ड रजिस्टर है जिसका ये लेंथ ज्यादा है और हाइट उसकी ज्यादा है और विड्थ उसकी कम, ये स्टैंडर्ड पेज है ना टेस्ट के लिए। आईकैप का भी इसी तरह का होता है। एक होता है टेस्ट डायरी वाला, डायरी कोई है किसी, हाँ ये फॉर एग्जांपल ये होगा, इसमें क्या नहीं ठीक है, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं। बच्चा क्या कर, इसको ऐसे लिखता है, ऐसे, जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होती है। आपने स्टैंडर्ड पेज ये यूज करना है, कोशिश करनी है कि ये वाले पेज ले लें, टेस्ट जब कभी अटेम्प्ट करें इसके ऊपर करें, एग्रीड, ठीक है। यानी ये स्टैंडर्ड पेज कहलाता है। वो बाज़ का डायरी छोटे छोटे सफ़े होते हैं, छोटे छोटे सफ़े के ऊपर वो एक टेस्ट के ऊपर 25 इमेज आ जाते हैं, वो पता चलता है जी वो छोटे छोटे, वो डायरी थी कोई छोटी सी, बच्चे ने उसके ऊपर वो किसी ने तोहफा दी होगी, उसके ऊपर वो टेस्ट करके ना उसके ऊपर प्रिंट करके वो कर दिया। हालांकि वही अगर ये स्टैंडर्ड साइड पेजेस पे करता तो 4 या 5 सफ़ों में पूरा टेस्ट तसल्ली से कंप्लीट हो। पहली चीज ये स्टैंडर्ड ये यूज करना है पेज, ये इस तरह के पेजेस या छोटे छोटे जो होते हैं डायरियां वो यूज नहीं करने। दूसरा असूल आईकैप कहता है फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। आईकैप क्या कहता है, फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। आपने आईकैप में यही फॉलो करना है, लेकिन आपको पता है पेज जो होते हैं ना ये दरख्त काट के बनते हैं, पता है ना आपको, और दरख्त काटना अच्छी चीज है कि बुरी चीज? हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से कम दरख्त कटें। तो क्या करना है, आपका अगर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना आधे सफे पे, टेस्ट के लिए, टेस्ट पर्पस के लिए आप लाइन लगा के सेम पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट
कर सकते हैं सेम पेज पे। किस वजह से? ताकि दरख्त कम कटे हैं। शाबाश, क्लियर ये बात। एक चीज ये, फिर इसके बाद इमेज जब आपने लेना है ना कन्वर्ट, अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है? कैम स्कैनर। कैम स्कैनर है ना आपके पास? बस ठीक है, कैम स्कैनर ये बिल्कुल ठीक है। किन चीजों का ध्यान रखना है? नंबर 1 स्टैंडर्ड पेज यूज करना है। नंबर 2 सेम पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी क्लियरली लिखना है। कुछ बच्चों का 7 और 1 जो है ना वो एक ही लगता है। वो एक दो तो हमारे साथ ऐसे हुआ, एआई ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से चेकिंग कर ली। हमने कहा ये क्या चक्कर हुआ? वो देखा बच्चे ने 7 में उसने हल्की सी डंडी लगाई हुई थी, था हल्की, तो 7 की डंडी थोड़ी सी ज्यादा कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा फिर और क्या, कुछ जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ जिन आपने ब्लर नहीं होना चाहिए। सबसे अहम चीज ब्लर नहीं होना चाहिए। ये देखे, ये नीचे उसने, ये ऊपर बैड एग्जांपल है, नीचे गुड एग्जांपल है। ये देखे, ये पढ़ा जा रहा है ना, ये एआई तो खुश होकर इसको चेक करेगा। वो ना भी किया उसने, हम करेंगे। बिल्कुल क्लियरली आपको पढ़ा जा रहा है कि इतना क्लियर ना भी हो लेकिन इतना बुरा भी ना हो, कोई दरमियानी वाली चीज भी हो तो वो भी चलेगी, वो भी अच्छी है, ठीक है जी। अच्छा और क्या क्या चीजें हैं? पेज के स्टार्ट पे फिजिकल वाले नाम वगैरह सीआरएन लिखते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बाज़ औक़ात स्टार्ट में अपना नाम सीआरएन लिखना भूल जाते हैं, वो आपने लिखना है, इंश्योर करना है टेस्ट के स्टार्ट में लिखें। फिर इसके बाद अलाइनमेंट, ये मैंने आपको बताया ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये बच्चे का एक पेज तो ठीक है, उसने सीधा अटेम्प्ट किया, एक पेज जो है ना उसने अलाइनमेंट गलत कर दी है। आपने कोशिश करनी है सारे पेजेस इसी तरीके से, यानी अगर आप जब इमेज ले रहे होंगे ना तो आपने ऐसे किया, अगला जब इमेज आपने लेना है ना तो पेज टर्न करके ऐसे ही तस्वीर खींचनी है। अगला सफा ऐसे, पता नहीं क्यों करते हैं लेकिन बाज़ का वो ऐसे कर देते हैं, अलाइनमेंट डिस्टर्ब। अगर कैमरा ऑटोमेटिकली कर दे प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वो बाद में ठीक, वो बाद में करके ना इसी अलाइनमेंट सही कर दीजिएगा बाद में। वो उसके अंदर ऑप्शन भी होती है, अगर वो ऑटोमेटिकली कर भी देना तो आपने इसको सीधा करके हमारे पास भेज, भाई ये कर सकते हैं ना। ये जितने ज्यादा हमारे लिए आसानी करेंगे हम उतना बेहतर आपको सर्व कर सकेंगे। अच्छा आगे चले। हाँ ये देखें, ये इसमें तीनों सफ़े जो उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से सेंड करके भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये जो पेज आपने सेलेक्ट करना है, जब हम उर्दू बाजार जाते थे ना तो उसमें पेजेस की डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। देखें हम जो है कोशिश करेंगे कि आपके कम सफ़े खर्च हों। मैंने आपको इजाज़त दी ना सेम पेज पे डुप्लीकेट कर, लेकिन कोशिश करें इस क्वालिटी का पेज ले, इस क्वालिटी का नहीं। फ़र्क समझ आ रहा है तुम लोग? ये क्वालिटी का भी फ़र्क हो सकता है, ये इमेज क्लियर नहीं है, पेज की क्वालिटी का भी फ़र्क, और मैं भी बच्चे का पेज ठीक हो लेकिन उसने जिस जगह पे इसको इमेज में कन्वर्ट किया वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी। वो अगर एक आधी लाइट या जो भी कैमरे के अंदर ऑप्शन होती है ओके कर देता तो ये क्लियर हो जाता। देखिए मेहनत की है तो नजर भी आनी चाहिए। इस बच्चे की मेहनत नजर आ रही है, इस बच्चे की मेहनत जो है ना, हाँ वो ब्लर, हाँ वो तारीकियों में डूब गई है। तो कोशिश करें आपकी मेहनत के ऊपर आपने रोशनी डालनी है, ठीक है जी। हाँ फिजिकल जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो शीट कॉलेज वाले देंगे, बिल्कुल वहां पे लाइट्स भी सारी ऑन होंगी, सफिशिएंट लाइट्स ऑन होंगी। लेकिन मोबाइल में कन्वर्ट आप ही ने करना है, और कन्वर्ट करने के बाद एक कॉपी अपने पास बैकअप के तौर पे रखनी है, ताकि अगर कभी आगे पीछे हो भी जाए तो बैकअप कॉपी आपके पास हो। वैसे आगे पीछे होता नहीं है, हमारे एलएमएस के ऊपर वो रिकॉर्ड होता है मौजूद, रिकॉर्ड सारा। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। और क्या सजेशन आप शेयर करने हैं? क्वेश्चन नंबरिंग, हाँ क्वेश्चन नंबरिंग क्लियर कीजिए, यानी आपने हर क्वेश्चन के साथ, बात क्या होता है एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं ना, बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर लिख देगा, नीचे ए और बी लिखने की बजाय इकट्ठा ही आंसर कर देगा। आपने क्लियरली पार्ट ए को अलग लिखना है, यहां पे 5A लिख दे नीचे 5B लिख दे, या यहां पे क्वेश्चन 5A लिख दे नीचे 5B लिख दे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5A को अलग लिखना है, 5B को अलग लिखना है, वरना अब मैं थोड़ा सा आपको एआई का सिस्टम भी समझाता हूं। जब क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं ना, हमने जो अंदर सिस्टम बनाया होता है ना, कोडिंग शोडिंग जो दूसरी चीजें की होती है, वो 5A की अलग से की होती है, 5B की अलग से की होती है।
जब बच्चा नंबरिंग नहीं करता, ए बी सिर्फ ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है ना, तो AI है ना, उसको बाज़ औक़ात वो खुद गैस लगा के पता चला लेता है उसको कि ये अल्फाज क्वेश्चन नंबर 5 ए के हैं, ये 5 बी के हैं, वो ठीक कर देता है। लेकिन बाज़ औक़ात वो कहता है ये एक ही पार्ट है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने क्या करना, अब देखिए इसमें क्या AI का कसूर है? AI का कसूर नहीं है, ठीक है। वो 5A को आपने 5A लिखना है, 5B और क्लियरली लिखना है, मतलब सही तरह क्लियरली पता चले ये क्वेश्चन नंबर 5AB है। क्लियर जी? ये थी हमारी कुछ सजेशंस टेस्टिंग के बाद, क्योंकि अब ये टेस्टिंग सिस्टम हमारा थ्रू आउट द सेशन चल रहा है और मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया सबसे अहम रिसोर्स ये है टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो इससे प्रॉपर बेनिफिट उठाने के लिए ज़रूरी था कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए। तो आपने कोशिश करनी है, नोट कर ली होंगी आपने, कोशिश करनी है आपने इनको फॉलो करना है। नेक्स्ट वीक से हमारे इंशाल्लाह टेस्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। जी क्या हुआ करेगा? टेस्ट डे किस दिन हुआ करेगा? वो आपको शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, आपको शेड्यूल जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। प्रोबेबली मंडे को, ट्यूसडे को है ऑडिट का दिन जो है ना, ट्यूसडे, लेकिन वो दिन आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि कॉलेज वालों की तरफ से हफ्ते में एक टेस्ट का प्लान है। हमारा प्लान थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारे चैप्टर ज़्यादा है, हफ्ते में एक रखेंगे। टोटल हमारे 16 हफ्ते हैं ना, पूरे सेशन में 16 चैप्टर का टेस्ट हो सकेगा, चैप्टर हमारे 23 हैं। तो बाज़ औक़ात हफ्ते में एक टेस्ट होगा, बाज़ औक़ात हफ्ते में 2 टेस्ट होंगे, ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब ये आपके साथ केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। केस स्टडी की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 रह गया था ना हमारा, नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन 2? ओके, सबसे पहले मुझे बताइए हमने क्या करना है? रिक्वायरमेंट पढ़नी है। एक्सप्लेन what factors would suggest that new health food should have an audit and which factor would suggest that an audit is not required। पहली केस स्टडी का पहला सबक, भाई ये तो पहचान लीजिए, ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन है कि केस स्टडी का, ये कैसे पहचानेंगे? कैसे पता चला केस स्टडी है? नंबर 1, केस स्टडी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, मटेरियल ज्यादा होगा। नंबर 2, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, कुछ स्टोरी होगी, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नाम होंगे, इससे पता चल जाएगा। तो आपको सिर्फ देख के ही अंदाजा हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी है। बताइए क्या सिर्फ देख के पता चल रहा है आपको? तो पहला केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करें, इसका पहला असूल क्या है? पहचानो पहले केस स्टडी है भी कि नहीं। कैसे पहचानेंगे? लेंथ ऑफ दी क्वेश्चन से, और जो इंफॉर्मेशन उससे दी होती है वो स्पेसिफिक होती है कोई। फिर सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पढ़नी है। कहता है बताओ कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सजेस्ट करते हैं ऑडिट होना चाहिए, कौन से नहीं। बताइए इस क्वेश्चन की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं? हाँ, ये अच्छा जवाब दिया। दिखने में लग रहा है एक है, लेकिन एक नहीं 2 है, कि दरमियान में एंड है। रिक्वायरमेंट के अंदर एंड जितने आ जाए आपकी रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ती जाती है। क्या आपको ये पता है? एंड आज से पहले आपकी जिंदगियों में इतना अहम लफ्ज नहीं था इंग्लिश में, ऐसा ही है ना। एंड कई दफा यूज होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट में अगर एंड का लफ्ज आ जाए ना, तो ये हमारे क्वेश्चन के जो एक्सपेक्टेशन जो हमने लिखना है उसको मल्टीप्लाई कर देता है। इसमें एंड आगे, इसका मतलब हमने ये भी बताना है कोई वो फैक्टर्स जिनकी वजह से ऑडिट होना चाहिए, और वो भी बताना है किन फैक्टर्स की वजह से ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। कह रहे यू आर द सीनियर मैनेजर इन ए स्मॉल ऑडिट फर्म एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट्स। ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लाइंट के बारे में नहीं है। ऑडिट फर्म कभी इंफॉर्मेशन देगा ऑडिट फर्म के बारे में, कभी इंफॉर्मेशन, ज्यादातर इंफॉर्मेशन देगा क्लाइंट के बारे में। कह रहे न्यू हेल्थ फूड इज ए फैमिली ओन्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को अंडरलाइन करें। फैमिली ओन्ड पार्टनरशिप विद 3 स्टोर्स। इन डिस्कसिंग द बिजनेस you learn that new health food is thinking of expanding to a 4th store in a nearby city but is undecided about how to finance the expansion।
नया स्टोर ओपन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पक्का नहीं है कि फाइनेंस कैसे करें, लोन लें कि घर से पैसे लेके आए, ये नहीं पता। दे आर कंसिडरिंग इधर बोरिंग फ्रॉम ए बैंक और फ्रॉम एग्जिस्टिंग ओनर्स। The owners are two brothers and two sisters, three of whom actively manage one store each, and the fourth will manage the new store next year. कहानी समझ आई? फैमिली है, 4 बहन भाई है, 3 स्टोर है, 3 बहन भाई मैनेज कर रहे हैं, 4th स्टोर करीब ओपन होगा, उसे 4th वाला पर्सन मैनेज करेगा, और वो सोच रहे हैं 4th स्टोर कहाँ से फाइनेंस करे, पैसे कहाँ से लेके आए, घर से लेके आए या बैंक से लोन। बताइए इसमें कौन से वाला फैक्टर है जो सजेस्ट करता है कि ऑडिट होना चाहिए? लोन वाला। शाबाश जी। हाँ, 4th पार्टनर भी रिक्वायर कर सकता, बैंक भी रिक्वायर कर सकता है कि ऑडिट हो। बैंक क्यों रिक्वायर कर सकता है? कह रहा है लोन देना, पहले पता चले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इनका कहना यह है कि 4th पार्टनर भी रिक्वायर कर सकता है। क्या वो भी रिक्वायर कर सकता है? वो क्यों रिक्वायर कर सकता है? वो कहता है भाई मैं घर में बैठा हूं, पता नहीं तुम लोग बिजनेस में प्रॉफिट होता हो, मुझे कह रही हो तुम लोग लॉस है। नहीं, लेकिन एग्जिस्टिंग वाले बिजनेस में भी तो पार्टनर है, वो मैनेज बाद में करेगा, पार्टनर तो अभी भी है, पार्टनर वो पिछले 3 स्टोर में भी है। तो ये 2 फैक्टर्स आगे कौन से? ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कौन से वाले फैक्टर्स बताते हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए? पार्टनरशिप है, रिक्वायर्ड ही नहीं है। शाबाश, पहली रीजन। और दूसरी रीजन, अगर वो सारे का सारा खुद फाइनेंस कर लें, लोन ना लें, तो फिर भी ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। ये बात समझ आई? अच्छा, यहां पे एक सवाल सुनिए। वो उसने पूछा है विच फैक्टर वुड सजेस्ट दैट न्यू हेल्थ फूड शुड हैव एन ऑडिट। क्या मैं इसमें जितने भी हमने एडवांटेजेस पढ़े थे ऑडिट के वो सारे लिख दूं, कि सिर्फ यही 2 लिखूं जो केस स्टडी में? क्यों? मैं वो सारे क्यों ना लिखूं जो मैंने याद किए हैं? हाँ, वो केस स्टडी के लिए रेलिवेंट नहीं है। केस स्टडी में मैंने आपको पहला असूल क्या बताया कि पहचानो केस स्टडी है भी कि नहीं। पहचानने के बाद केस स्टडी अटेम्प्ट करने का, ऑडिट की केस स्टडी अटेम्प्ट करने का सबसे बड़ा असूल बता रहा हूं। वैसे दुनिया की किसी भी केस स्टडी का असूल है, खासतौर पे ऑडिट का। केस स्टडी के गिवन फैक्ट से बाहर नहीं जाना। यहां पे कह रहा है बताओ ऑडिट क्यों जरूरी है। आपके जहन में एक दफा आएगा भैया ऑडिट के जितने भी बेनिफिट्स हैं सारे फिट कर दो। अगर आप केस स्टडी की इंफॉर्मेशन के अलावा कोई फैक्टर्स निकाल के डिस्कस करते हैं, इसका मतलब होगा आप केस स्टडी नहीं कर रहे, आप रटे वाला सवाल कर रहे हैं। केस स्टडी और रटे वाले सवाल में अटेम्प्ट करने में फर्क ही है। रटे वाले सवाल में क्या करते हैं, कंसेप्ट मैच किया, कंसेप्ट मैच हो गया ना, अच्छा ये वाला पूछा है उसने किताब में, ये इस जगह पे था, छाप दो। क्या करो? छाप दो। ये रटे वाले सवाल का असूल है। केस स्टडी का ये असूल नहीं है। केस स्टडी में पता चल भी जाना चैप्टर 1 में से केस स्टडी पूछी है, तो आपने सारे के सारे एडवांटेजेस फिट नहीं करने। कौन से वाले करने हैं? सिर्फ जो केस स्टडी में डिस्कस हुए हैं। भाई बात समझ आ रही है? तो केस स्टडी, ऑडिट की केस स्टडी अटेम्प्ट करने का सबसे बड़ा असूल क्या है कि केस स्टडी के गिवन इंफॉर्मेशन में से सॉल्व करने हैं, केस स्टडी से बाहर एज इट इज जो किताब में था वो नहीं छापना। एज इट इज जो किताब में था वो छापना। ये अप्रोच किस क्वेश्चन में लगती है? रिप्रोडक्शन वाले में। केस स्टडी में नहीं लगेगी। केस स्टडी में क्या अप्रोच लगेगी? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए पॉइंट्स देने हैं। बोले क्या करना है? इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए पॉइंट देने हैं। ये बात समझ आई आपको? ये इतना भी असूल आज आपने समझ लिया काफी है। इस केस स्टडी ने हमें यही एक असूल समझाया कि केस स्टडी के गिवन फैक्ट से बाहर नहीं जाना और केस स्टडी पहचाननी कैसी है। ठीक है जी। अच्छा, बाकी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता असूल बताता रहूंगा। याद रखिएगा, ऑडिट की केस स्टडी बिजनेस लॉ या कंपनी लॉ की केस स्टडी के अटेम्प्ट करने से डिफरेंट है। सबसे बड़ा फर्क इसमें कोई लीगल प्रोविजन नहीं होती। सबसे बड़ा फर्क क्या है? कोई लीगल प्रोविजन नहीं होती। आपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ा हो ना,
कुछ भी याद ना किया हो, कंसेप्ट समझा हो ना, आप केस स्टडी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रट्टा नहीं चलता, कंसेप्ट चलता है। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में क्या चलता है? रट्टा। केस स्टडी में क्या चलता है? कंसेप्ट। कुछ बात समझ आई? चलिए, अगर समझ आई तो आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, ये नहीं ना किया था, बताइए। रिक्वायरमेंट, डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट ऑफ अमजद रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमें क्या पता क्या व्यू पॉइंट्स हैं? अच्छा, एक नोट कीजिए बात, इसमें आपको पता है सबसे अहम क्या चीज है, क्या लफ्ज? व्यू पॉइंट। शब्द व्यू पॉइंट्स में भी ऐसा, क्योंकि मुझे इससे पता चला व्यू पॉइंट एक नहीं है, एक से ज्यादा है। आपको लगेगा तो छोटी सी चीज है, ये जब आप एक पॉइंट डिस्कस कराते हैं ना, फिर सोल्यूशन देखते हैं उसमें 2 पॉइंट लिखे होते हैं, फिर कहते हैं सर ये 2 कहां से आ गए? हमें कैसे पता चलता है एग्जाम में 2 पॉइंट डिस्कस करने थे? क्योंकि उसने व्यू पॉइंट नहीं, व्यू पॉइंट्स लिखा था, सिंगुलर और प्लूरल सिखाया था ना इंग्लिश में टीचर्स ने, ये काम आ गया आज। Amjad is the chief executive and major shareholder of newly incorporated private limited company. He has offered your firm to be the first external auditor of the company. नया चीफ एग्जेक्टिव है, कहता है भाई चीफ एग्जेक्टिव तुम डायरेक्टर ऑडिटर बन जाओ। ड्यूरिंग ए मीटिंग ही वाज ऑफ द व्यू पॉइंट, ये व्यू पॉइंट आया, he was of the viewpoint that statutory audit exists because it has been legally mandated and it does not add value to business. क्या व्यू पॉइंट दे रहा है? कह रहे ऑडिट होते ही किस वजह से है? क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है, इसका फायदा कोई नहीं है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहा है? तो इसका जवाब में क्या लिखेंगे? बेनिफिट। शाबाश, बेनिफिट्स आ जाएंगे। डन जी। अच्छा, आगे चले, नेक्स्ट। However, कह रहे अभी बात पूरी नहीं हुई, ये ना समझो, बात पूरी नहीं हुई। However, he believes that audit helps in finding all major frauds within the company. क्या सारे मेजर बड़े बड़े सारे फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए? ये भी पॉइंट सही है कि ये भी गलत है? ये भी गलत है। इसके जवाब में क्या लिखेंगे? इनहेरेंट लिमिटेशंस। आप कहेंगे नहीं नहीं सारे थोड़े ही, ना 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 ना, जो रीजनेबल एश्योरेंस में आ जाए, जो 5 फुट तक निकल आए, वो हम रिपोर्ट कर देंगे। जो रीजनेबल एश्योरेंस में सामने नहीं आए फ्रॉड, वो हमारी जिम्मेदारी। तो इस एक केस स्टडी में 2 कंसेप्ट टेस्ट किए हैं उसने, कौन कौन सा? एडवांटेजेस और इनहेरेंट लिमिटेशन। कितने स्टूडेंट्स को ये दोनों पॉइंट समझ आ गए थे इस केस स्टडी में जो टेस्ट किया उसने? शाबाश, ये बड़ी अच्छी तादाद है, अगर आधी से ज्यादा स्टूडेंट्स को समझ आ गए थे, शाबाश। लेकिन अगर समझ नहीं भी है, प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो बेसिक्स हैं। ये पहले जो 4 चैप्टर्स हैं ना, ये बेसिक चलती है। 4 चैप्टर्स के बाद आपने इवैल्यूएट करना है कि मुझे ऑडिट समझ आया कि नहीं है। अभी नहीं आएगा, अभी जिसको आ गया तो बहुत अच्छी बात, जिसको अभी कच्चा पक्का हो रहा है ना, ये वो नॉर्मल स्टूडेंट है, वो सही परफॉर्मेंस है उसकी, ठीक है। अभी स्टार्ट है, हर सब्जेक्ट नया समझ आने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। 8-10 लेक्चर तक तो पता नहीं चलता हो क्या रहा है। अभी तो हमारा 5वां लेक्चर है। 8-10 लेक्चर तक तो पता ही नहीं आपको फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की। शाबाश, चलिए क्लियर जी। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक में टेस्ट है, अब इसकी तैयारी शुरू कर दें। कल इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।